धन्यवाद सभापति महोदय। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी जो हमारे सहयोगी हैं, उनके द्वारा 11 दिसंबर 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। 1.5 साल से हम लोग लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब कि पार्लियामेंट और ये देश कितना सीरियस है। हम एमपी गांव, गरीब, किसान, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कितने चिंतित हैं कि 1.5 साल से हम लोग पेंशन जब तक मिल नहीं जाएगा उनको पूरा, तब तक लगता है कि हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पहला है सर उनका पॉइंट कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लिए लाभ बहाल करना। दूसरा है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना। तीसरा, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पेंशन भोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना। लगभग 27,000 करोड़ की अथवाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना और विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। ये सारे के सारे जो 7 के 7 पॉइंट हैं सर, इसमें से हमको नहीं लगता कि सदन में कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ होगा सर। लेकिन सिचुएशन क्या है, मैं पिछली बार भी इस पर चर्चा कर चुका और मेरा चर्चा कंटिन्यू हो रहा है सर। पूरे दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था। धीरे धीरे पूरी दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और भारत सबों से अलग इसलिए था कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट में थे। एक आदमी कमाता था, सभी खाते थे और जो पुत्र या पुत्री होते थे वो अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे माँ बाप। लेकिन पूरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए आज ये सिचुएशन हो गया सर कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हम ये क्लेम करते हैं, बार बार क्लेम करते हैं कि हमारा यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा 35 वर्ष तक के आयु का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी में जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि यदि यूथ है, यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बूढ़ा होना है, उसको 60 साल का होना है। जिस रफ्तार से यूथ बढ़ रहा है भारत में, उसी रफ्तार से बूढ़ों की भी संख्या बढ़ रही है। और जिस तरह का रहन सहन का स्तर हो गया है, जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है भारत सरकार के नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जो रिजोल्यूशन जो एन.के. प्रेमचंद्रन साहब लाए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अभी से इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है पहले से कई एक कंट्री में, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा कि कई एक कंट्री ने उसके पहले ही सोच लिया, अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर जो है एक बहुत बढ़िया प्रपोजल लाया, जो मैं आपको कह रहा हूं। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम और भी इस पेंशन स्कीम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात पर था कि जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, आज उनकी स्थिति क्या है। बच्चे, कई एक परिवार में देखता हूं उसके बच्चे कहीं लंदन में हैं, कहीं अमेरिका में हैं, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है, कोई मलेशिया में काम कर रहा है, नहीं तो कोई दिल्ली कमाने के लिए गया है, कोई मुंबई कमाने के लिए गया है। क्योंकि रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खासकर जो किसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनकी स्थितियां ये हो गई हैं कि उनके माँ बाप अकेले रहते हैं। और माँ बाप अकेले रहते हैं, यहां से यदि बच्चा पैसा भेजेगा तो वो अपने लिए कुछ सुविधा जुटा पाएंगे। क्योंकि जो किसानी पर निर्भर लोग हैं, जो 13.5 करोड़ लोग इस देश में हैं सर, जो किसान हैं, जो किसानी पर निर्भर हैं, लगभग आप समझिए कि एक फैमिली में यदि 5 आदमी को यदि मान लेंगे तो लगभग 60 से 65 करोड़ लोग जो है वो किसान हैं। 8 करोड़ यदि बीपीएल फैमिली को यदि सभापति महोदय जोड़ लेंगे और उसको यदि
5 से यदि आप गुना कर देंगे, क्योंकि एक फैमिली में जो है 5 आदमी हम मिनिमम जोड़ते हैं, आप तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं सभापति महोदय, तो 40 करोड़ लोग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो 65 करोड़ किसान और 40 करोड़ यदि हम बीपीएल फैमिली को मान लेंगे तो लगभग 105 करोड़ लोग, और उसमें यदि सरकारी कर्मचारी को भी मान लेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में यदि सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में परिवार कैसे चलेगा, चीजें कैसे चलेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो सिचुएशन हो गया है कि लंदन में कोई है, अमेरिका में कोई है, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं। और तब जो प्रेमचंद्रन साहब बिल लेकर आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं केवल कहूंगा कि आज बूढ़े बुजुर्गों की हालत कैसे हो गई है। गांव में आप जब जाते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर यहां सभी लोग गए हैं, आप मैक्सिमम यदि देखेंगे तो लोग कहते हैं कि हमको वृद्धावस्था पेंशन दे दीजिए, हमको विधवा पेंशन दे दीजिए। आप केवल वो पेंशन स्कीम की बात करते हैं, और बड़े बुजुर्ग को यदि आप देखेंगे तो उनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा नहीं है, वो 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया के लिए जो है चिंता करते हैं। ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, तो मैं केवल सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता जो है कोट करना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों की स्थिति हमने फाइनली बना क्यों दी है और किस लिए इस पेंशन स्कीम की आवश्यकता है। सर, उनकी बड़ी अच्छी कविता है, भिक्षुक। वह आता 2 टूक कलेजे पर पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बढ़िया। आज ठीक यही स्थिति हम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, और विद्या यहां चूंकि थावरचंद गहलोत साहब बैठे हुए और इनका मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। सर, मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार के आने के बाद हमने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ ये सरकार कैसे जा रही है और उसमें किस तरह की आवश्यकता है। यदि आप देखेंगे, मैं ये देख रहा था सर कि आखिर हमने अभी तक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ यदि बढ़े हैं, जैसे अभी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो सबसे पहला काम किया सर, मई 9, 2015 को अटल पेंशन योजना लगाया जो पेंशन सेक्टर को मजबूत करता है। दूसरी योजना जो हम लेकर आए सर कि अभी जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, अभी तुरंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो है भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। मैं आपको कह रहा हूं कि अटल जी के बाद जो है हम किस तरह से आ गए। उसी तरह से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है जो 2010 से चालू है। उसी तरह से जननी सुरक्षा योजना है, मदर केयर के लिए 1 टाइम है। मतलब मैं आपको बताऊं ये पेंशन की तरफ जा रहा है ये पूरा दुनिया। उसी तरह से नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 2004 में आया, और जिस चीज के लिए प्रेमचंद्रन साहब आए हैं 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार रही। मैं उसके डिटेल में जाऊंगा, आप खुद उस वक्त मंत्री थे सर जब अटल जी की सरकार थी, आप माननीय वित्त मंत्री थे। आप लोगों के कारण जो है ये पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम आया। 2002-03 में ये बिल लागू हुआ और जनवरी 2004 में अटल जी ने जाते जाते जो है इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको नोटिफाई कर दिया। 2012 तक सर 8 साल तक वो कानून का मुंह नहीं देख पाया। हालत ये थे कि सरकार ने, ये सरकार गांव गरीब और किसान की बात करती है सर, लेकिन 2012 तक वो चेहरा नहीं देख पाया। और आपको आश्चर्य होगा सबसे बड़ा सर कि जब यह बिल इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस ने, तो यहां माननीय गुरदास दास गुप्ता साहब थे। गुरदास दास गुप्ता साहब ने उसके एंट्री के लिए जो है बिल इंट्रोड्यूस करने के ही समय, जैसे एनके प्रेमचंद्र साहब बराबर करते हैं कि कोई बिल सरकार का इंट्रोड्यूस होने लगता है तो उसके लिए वो रिजोल्यूशन लेके आते हैं कि ये बिल कैसे नहीं यहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसी तरह गुरदास दास गुप्ता जो है 15वीं लोकसभा में करते थे सर। आज ये बात करते हैं जिस तरह से आज भी देखिए पूरा कांग्रेस का बेंच खाली है। उस वक्त कांग्रेस के बेंच पर मात्र 10 आदमी थे सर, केवल 10 आदमी थे। और संजोग से यहां अभिजीत मुखर्जी साहब यहां बैठे हुए हैं, उनके पिताजी ने ही यह बिल इंट्रोड्यूस किया था। वो उस वक्त माननीय वित्त मंत्री थे, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय, और वो चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए। और उन्होंने आगे बाएं देखा तो उन्होंने कहा कि यदि वोटिंग हो जाएगी तो सबसे बुरी स्थिति हो जाएगी, ये बिल तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, ये बिल तो पास ही नहीं हो पाएगा। और
मैं 545 नंबर की सीट पर बैठता था सर। मेरा जो नंबर था वो 545 था, जो अंतिम जो सीट था। मैं अंतिम से अभी 40 नंबर की सीट पर आ गया हूं। मैं दौड़ा हुआ आया, माननीय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। मैंने कहा कि करना क्या है, और हमारे बेंच पर जो है कम से कम 60-70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे। तो मुझे माननीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि जाके दादा को बोल दो कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल है और 8 साल से नहीं आया है। और उसके बाद वोटिंग भी सर, और इतिहास गवाह है कि हमने उस बिल का समर्थन किया, जिस कारण से ये बिल पास हो पाया। यदि कांग्रेस सीरियस होती तो कांग्रेस उस बिल को पास करा लेती सर। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी केवल वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर, आज जो सिचुएशन हो गया कि अलग हटकर कभी सोचा ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो हालत है सर, कि ओल्ड एज पर पूरी दुनिया के हालत क्या है। सबसे पहले यह सोचने का सवाल यह है कि आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया के हालात क्या है। आप समझें कि इंडिया का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है सर, हम चूंकि लगातार हमारी जनसंख्या 125 करोड़ हो गई, अब कभी 130 करोड़ हो जाएगी, कभी 135 करोड़ हो जाएगी। अभी ओल्ड एज जो हमारे यहां लोग हैं इंडिया में आज की डेट में सर, वो 8.9% है। यदि 2016 के डाटा को हम जाएं, क्योंकि 2017 का डाटा नहीं आया है, और 2030 तक ये माना जाता है कि ये 12.3% हो जाएगा, और 2050 तक ये 18.3% हो जाएगा। 2050 तक हमको लगता है कि इस देश का पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ से ऊपर होगा, और यदि उसका 20% यदि माने तो 30 से 35 करोड़ लोग ओल्ड एज होंगे। उसके बारे में आप ये समझिए कि वर्किंग का जो एज का पॉपुलेशन है, यदि पूरी दुनिया को यदि देखें उसके डाटा के आधार पर, तो आज जो है ओल्ड एज के जो लोग हैं वो 13.9 भारत में काम कर रहे हैं। 2030 तक ये माना जाता है कि शायद वो 19% काम कर सकते हैं, और उसके बाद वो 29% काम करेंगे। लेकिन काम यदि करेंगे तो उनको रोजगार के कौन से साधन हम क्रिएट करेंगे, किस तरह की सुविधा हम क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। आप यदि चाइना को यदि लेंगे सर, तो चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि हमसे मुकाबला कर रहा है कि आज उनका जो टोटल पॉपुलेशन है ओल्ड एज का वो 14.9 है, और बाद में वो 32.8 हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने, जैसे यूएस हमसे आगे आपको नजर आएगा, जापान आपको आगे नजर आएगा, यदि आप देखेंगे तो जर्मनी आपको नजर आएगा, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा यूएस, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में चल रही है कि अचानक जो है हम लोगों को यूथ की आवश्यकता पड़ रही है, और सभी दुनिया में हो रहा है। लेकिन सभी देशों ने, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे जापान हो, उन लोगों ने अपने देश में ओल्ड लोगों के लिए पेंशन स्कीम के लिए, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत सरकार ने जो है कोई बहुत बड़ा काम किया। मैं एक आपको बताना चाहता हूं सर कि ये बातें कि जिस तरह से आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2050 तक जो है 20% लोग ओल्ड एज हो जाएंगे, लगभग 30 से 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी है, किस तरह का पेंशन होना है, किस तरह से उनको जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए। ये 1980 में पूरी दुनिया में ये सोच डेवलप हो गई। 1980 में अभी थावरचंद जी गहलोत जी बोल रहे थे, और मैं देख रहा था कि कांग्रेस के मित्र जो है लगातार इसके ऊपर जो है कह रहे थे कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। 1980 में, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हम अपने आप को पूरी दुनिया से अलग नहीं देख सकते सर। 1980 में पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरी दुनिया में यह कहना स्टार्ट किया कि आप केवल युवाओं की बात नहीं करो, आप केवल पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करो, आप जो है ओल्ड एज्ड लोगों के लिए भी बात करो, उनके लिए क्या स्कीम लेकर आए हैं उसकी बात करो। और यही कारण है कि पूरा का वेस्टर्न यूरोप, पूरा का पूरा जापान और स्पेशली यूएसए सर, उसने 80 से जो है अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल को चेंज होने के कारण जो है पूरे कानून को चेंज करना स्टार्ट किया कि हमारे यहां जब ओल्ड एज होंगे तो क्या होगा। और यही कारण है कि जापान जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण बना सर। इकोनॉमिस्ट का एक जो आर्टिकल उसने लिखा सर जापान के बारे में कि ए ड्विंडलिंग बैंड ऑफ वर्कर्स विल हैव
to support rising social security payments. As the number of retired people grows, this will strain public finances. 10 years ago, each person in retirement was supported by 4 in a work. In 10 years, that burden will fall on only 2 workers. Already, the rising cost of caring for the elderly has pushed up the government deficit and the national debt. If Japan's workers cannot shoulder their burden, the country will find itself unable to honor fully its pension and health care commitments. In effect, it will be forced to default on its obligation to society. और ये जब आर्टिकल आया तो जापान आज की डेट में सबसे बड़ा उदाहरण बना सर कि एक एक आदमी किस तरह से पेंशन फंड में जो है किस तरह से उसने अपने आप को वहां के पॉपुलेशन, वहां के डेमोग्राफी के तौर पर जो है अपने आप को डेवलप करने का प्रयास किया। और आप समझें कि मैंने आपको कहा ना कि दुनिया से हमने कैसे अलग थलग कर लिया। 80 से लेकर 89 तक लगातार जो है कांग्रेस की सरकार रही। 9 साल में उस पर कोई कान पर जू नहीं रोका सर। और मैं आपको बताऊं कि पूरी एशिया में जब चर्चा हुई, आप दुनिया की छोड़ो, अभी तो हम यूएस की बात कर रहे थे, पूरा यूरोप की बात कर रहे थे, एशियन कंट्री में केवल जापान की बात कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है सर, वर्किंग पेपर पब्लिश्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, एजिंग एशियाज लूमिंग पेंशन क्राइसिस। और उसने जो कहा सर कि यंग कॉन्टिनेंट रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए लार्ज यूथफुल वर्कफोर्स इज गिविंग वे टू ए ग्रेइंग कॉन्टिनेंट वेयर द रेशियो ऑफ रिटायरीज टू वर्कर्स इज ऑन द राइज. In contrast, the industrialized countries, most Asian countries do not yet have mature, well-functioning pension system, including India. लगातार इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, IMF की रिपोर्ट हो, लगातार अलार्म करता रहा कि आप जो है जगो, भारत सरकार जगे। लेकिन भारत सरकार नहीं जगी। भारत सरकार कब जगी? भारत सरकार 1999 में जगी। वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कंट्रीब्यूशन, और जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने केवल इस तरह का जो है दीनदयाल पेंशन योजना, अटल ज्योति योजना या नेशनल पेंशन स्कीम ही लागू नहीं किया। अभी आप समझिए कि कैसे सुनने का मशीन मिलेगा, कैसे आंखों में चश्मा लगेगा, कैसे दांत बनाकर देना पड़ेगा, कैसे छड़ी देना पड़ेगा, कैसे बैसाखी देना पड़ेगा, कैसे व्हील चेयर देना पड़ेगा। ये सब जो है अभी थावरचंद गहलोत साहब के मंत्रालय ने अभी ये सब अनाउंस किया। ये सब हमने जो है बूढ़े लोगों के लिए जो है ये सब काम किया है। और आप ये समझिए ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होगा कि वो लोग जो है, मेरा आग्रह होगा क्योंकि मैं भी एक एमपी हूं, और ये सब मुफ्त में दे रहे हैं कि सभी जो है इस सुविधा का लाभ उठाइए। थावरचंद गहलोत साहब को कहिए कि आप हमारे यहाँ मेला लगवाइए जिसे हम फ्री फंड में जो है ये सब बुढ़ापे का सहारा दे पाए। आप समझिए हमारी सरकार जो है पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर काम करना चाहती है। वो नहीं देखती कि वहां कांग्रेस का एमपी है, वहां सीपीएम का एमपी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का एमपी है। काम करिए। लेकिन मेरा ये कहना है इसके बाद इसके लिए क्या हुआ सर कि हमने जो है एक टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स जो है क्यों बना? टास्क फोर्स जब सारे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पूरी दुनिया कहने लगी कि भारत जो है ओल्ड एज के नाम पर जो है कोई काम नहीं कर रहा है, तो एक टास्क फोर्स बना। और टास्क फोर्स ने कहा कि इंडिया का जो है 2005 तक डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो 0.6% है, और ये 20-30 साल में जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको ये 3.8 हो जाएगा। ये टास्क फोर्स कह रहा है। और उसने कहा कि इसके लिए जो कारण जिम्मेवार हैं कि बर्थ रेट जो है, मतलब इसके लिए हमारी सरकार, आपने भी काम किया होगा इसके लिए, कि जो बर्थ रेट है, क्यों बुढ़ापा क्यों बढ़ रहा है और उसके लिए पेंशन की क्यों आवश्यकता है। कि पहले जिस तरह से बर्थ रेट था, आपको पता है कि बर्थ रेट में बच्चे जो है वो इन्फेंट जो है वो सबसे ज्यादा मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था। उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो है रोका है। इसमें राज्य सरकार का, क्योंकि जो हेल्थ एक विषय है वो राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है, राज्य और केंद्र ने मिलकर जो है ये फॉलिंग बर्थ रेट। इसके बाद क्या किया, जो डेथ रेट, मतलब कि बच्चे पैदा हो रहे हैं
बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें जनसंख्या कंट्रोल के लिए भी हमने काम किया, और जो डेथ रेट है उसको भी रोकने के लिए हमने काम किया। और यही कारण है कि जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, उसमें पूरे भारत सरकार के जो मेजर्स हैं ये हैं, और इसीलिए प्रोपोर्शन ऑफ दोज एज 60 एंड अबव इज एक्सपेक्टेड टू क्लाइम फ्रॉम 4.6% इन 2000 टू 9% इन 2030। और इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो एजिंग यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि प्रॉपर फंक्शन यदि आपका नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। और इसमें जो एक ओएसिस की रिपोर्ट है, ओएसिस की रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओएसिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि a publicly managed system with mandatory participation and the limited goal of reducing poverty among the old age pension is needed। ये ओएसिस की रिपोर्ट कह रही है, जिसके आधार पर कि भारत सरकार ने अपने काम को आगे बढ़ाया। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं, उस 4 पॉइंट पर अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। उसमें क्या है कि इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट from around 7% of total employment today to nearly 40-50% by 2030। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के डीमोनेटाइजेशन पर बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ। कल भी आप देख रहे थे कि डिस्कशन चल रहा था। कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ दूसरा सोचते हैं कि हम तो इस चीजों को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन बता के करना चाहिए था। बता के क्यों करना चाहिए था वो दूसरी बात है। लेकिन आज हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि यदि एम्प्लॉयमेंट कोई देता है इस देश में सर, तो सबसे ज्यादा जो है वो मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर देता है। यदि लेबर कहीं लगा हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है, इतनी इंडस्ट्री नहीं है, और कहीं ना कहीं चाइना के प्रभाव के कारण कई एक इंडस्ट्री जो है हम क्राइसिस में, मतलब इसमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। चाहे गारमेंट सेक्टर है वो क्राइसिस में है, जिसको कि भारत सरकार मदद करने की प्रयास कर रहा है। आप यदि देखेंगे तो पूरा का पूरा खिलौना का जो इंडस्ट्री है वो लगभग बंद होने के कगार पर है। आज चाइनीज टॉयज जो है वो बहुत आ गए हैं। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात करेंगे, जिस तरह से मोबाइल की बात करेंगे, वैसे नोकिया ने अभी यहाँ प्लांट अपना स्टार्ट किया है, और भी कंपनियां सैमसंग वगैरह आ रही हैं, एलजी वगैरह आ रही हैं। लेकिन आज भी ऐसा है कि लोगों को यदि सस्ते दर पर यदि मोबाइल की आवश्यकता है तो उनको जो है उसके ऊपर निर्भर करना है। किसी को रेडियो खरीदना है, किसी को मान लीजिए गैजेट खरीदना है, किसी को गीजर खरीदना है, किसी को एसी खरीदना है। तो आज भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसा ही सर। और इस कारण से जो एम्प्लॉयमेंट है वो जैसे रियलिटी सेक्टर में है सर। यदि आप देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले 8-10 साल में कांग्रेस के कारण जो है बहुत नुकसान हो गया। कि यदि मान लीजिए एक मकान बनता है तो एक मकान में 175 तरह के जो है इंडस्ट्री खप जाती है। 175 में क्या है सर? किसी को राजमिस्त्री का काम करना है, किसी को कारपेंटर होना है, कोई मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम करना है तो इलेक्ट्रिक वायर की भी आवश्यकता होती है, एसी लगाना है, टेबल कुर्सी लाना है। यदि आप देखेंगे तो टोटल तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड रोजगार हैं सर वो 175 तरह के हैं, और जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इस देश में वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। लेकिन जो सिचुएशन है सर कि उसका जो रेशियो है, उसका जो चीजें होना चाहिए वो काफी कम है, 7% 10% है। ये माननीय बंडारू दत्तात्रेय साहब जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम और क्या क्या काम कर रहे हैं जिसमें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि इसको 40-50% ले जाना है सर, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यदि बढ़ाना है, यदि उनको पेंशन स्कीम की तरफ ले जाना है, तो आज क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ही डोमेस्टिक लेबर काम करता है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं यहाँ डोमेस्टिक लेबर काम करता है। डोमेस्टिक लेबर को कितना पेमेंट होता है? किसी का अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो किसी को चेक पेमेंट नहीं है, किसी को 4,000 पर, किसी को 5,000 पर, किसी को 2,000 पर। जैसे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ढाबा में काम करते हैं लोग, क्या करते हैं, ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं, क्या करते हैं, खलासी क्लीनर का काम करते हैं, क्या करते हैं। उसी तरह से जो लेबर सप्लाई करने वाले लोग हैं सर रियलिटी सेक्टर में, वो क्या काम करते हैं? वो ये काम करते हैं कि मान लीजिए कि 10 लेबर को जो है उन्होंने दिखा दिया कि हम उनको चेक पेमेंट करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को वो दिखाते हैं कि ऐसे ही हम कम पेमेंट करते हैं। उनसे पैसा कुछ लेते हैं, टप्पा कुछ लेते हैं, साइन कुछ करते हैं, और मरता क्या नहीं करता उनको काम करना है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ सर, और इसमें जो हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट की तरफ यदि बढ़ेंगे
तो लेबर को, अब लेबर जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, या हमारे यहां भी मान लीजिए 10 से ऊपर यदि लेबर काम कर रहे हैं, उनको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि चेक से यदि उनको हम पेमेंट करेंगे तो उनका स्वाभाविक है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा, उनका पेंशन कटेगा, और जब वो कटेगा तो जितना हमारा कटेगा, जितने हमारे एम्प्लॉय का कटेगा, उतना ही जो रोजगार दे रही है कंपनियां वो देगी। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रेमचंद्रन साहब, आप जिस बिल को लेकर आए, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कितना अग्रसोची सदा सुखी, वो कितना आगे की सोच रहे हैं कि ये चीजें आपको लग रहा है कि ब्लैक मनी तो जाएगा ही, नक्सलिज्म टेररिज्म तो इससे समाप्त होगा ही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नक्सलाइट एक्टिविटी, जब मैं जिस राज्य से आता हूं, और अधीर जी बताएंगे क्योंकि वो भी हमारे बॉर्डर के हैं, कि झारखंड में आज की डेट में जो है नक्सलाइट गतिविधियां जो है रुकी हैं। मतलब इसको आप मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानिए। अभिजीत बाबू आप भी बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन ब्लैक मनी टारगेट हो सकता है, नक्सलाइट टारगेट हो सकता है। साहू जी शायद छत्तीसगढ़ में इस तरह का नहीं हो, लेकिन मैं झारखंड से आता हूं, तो झारखंड में मैं जिस एरिया से आता हूं, मैं अपने एरिया के बारे में आपको बता सकता हूं। अब जैसे बीडी राम साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है, वो खुद डीजीपी हैं, वो जिस तरह के क्षेत्र से वो जाते आते हैं, पलामू और चतरा से जीतकर, मतलब वहां यदि सबसे ज्यादा कोई नक्सलाइट, और वो नक्सलाइट को हरा कर आए। इसके पहले जो है यहाँ सांसद जो है एक जेल में रहकर जो है यहाँ सांसद बन गया था, तो इसीलिए उनसे ज्यादा जो है कौन जान सकता है। तो मेरा यह कहना है कि जब वो लेबर का पेमेंट डिजिटल होगा, उसका पेंशन का पैसा कटेगा, तो निश्चित तौर पर जो है हम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही टारगेट जो है भारत सरकार का होना चाहिए था। और जो बिल आप लेकर आए हैं उसमें से यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए भारत सरकार की चिंता जो है बढ़ी है। उसके बाद क्या है कि ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड कीपिंग इट लो टू मेक रूम फॉर सेविंग्स। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग पैसा क्यों नहीं जमा कर पाते। कोई भी पेंशन स्कीम है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप अपना रोजगार कर रहे हो, चाहे दुकान खोले हुए हो, चाहे आप सप्लाई का काम कर रहे हो, चाहे आप लेबर का काम कर रहे हो, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि घर चलाने के लिए महीना में जितने पैसे की आवश्यकता है, मैंने आपको कहा जैसे आज भी ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, हम लोग माँ बाप के नाते हमारा टारगेट यह होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनका होता है कि उनको अच्छे से दाल रोटी मिले, हम अपने माँ बाप का जो है सेवा करें। लेकिन यह भी सोचते हैं कि 60 साल होने के पहले, जब तक कि हम अपना शरीर जो है कमजोर नहीं हो जाएगा, तब तक जो है हमारे पास इतना पैसा हो कि हम मकान ले लें, हमको एक गाड़ी हो जाए, हम अच्छा से खाना पीना खाएं, हमारे बच्चे जो है अच्छे से नौकरी करने लगें। और यदि इन्फ्लेशन होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी सभापति महोदय, तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 10% 11% था। चावल, दाल, गेहूं, आप समझिए कि किस तरह का सिचुएशन था। और उस सिचुएशन में सब्जी का दाम जो है रोज बढ़ रहा था, कभी प्याज का दाम बढ़ रहा है, कभी आलू का दाम बढ़ रहा है। और इसी सेशन में मैं आपको बताऊं कि ये पिछला 4-5 सेशन में देख रहा हूं अधीर जी, जब आप मंत्री थे तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक सेशन में भारतीय जनता पार्टी को जो है एक इन्फ्लेशन के ऊपर, प्राइस राइज के ऊपर जो है कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेकर आना पड़ता था। कभी 193 की चर्चा हो जाए, कभी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए। अब देखिए नहीं होता है। इसीलिए इस नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में जाने के लिए उसका जो है सबसे बड़ा जरूरत था कि इन्फ्लेशन, यदि इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा। लोगों के पास पैसा बचेगा तो हमने अभी क्या किया कि पहले जो है कोई चिटफंड कंपनी पैसा ले लेती थी, कभी कहती थी कि हम आपका रुपया दुगुना कर देंगे, 5 साल में दुगुना कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया, हमने ये काम कर दिया कि अब सबका जो है जनधन अकाउंट के तौर पर, आप गरीब से लेके अमीर तक देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका कि हमने अकाउंट नहीं खोला। अकाउंट यदि खोल दिया तो उसकी सेविंग होगी, उसकी जब सेविंग होगी तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। तो दो साथ जो चीजें कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, इसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम में जाने के लिए कि एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, और दूसरी आवश्यकता जो थी कि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करें, वो चिटफंड कंपनी के चक्कर में नहीं पड़े, वो पैसा दुगुना करने के चक्कर में नहीं पड़े। तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक कदम उठाया, और जिसके कारण से जो है आज ऐसा हो गया कि आज आपको ये समझ में आ रहा है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जब सेविंग की तरफ बढ़ेंगे, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि हमारा जो सपना है कि एक एक आदमी को जो है 60 साल के बाद
एक सोशल सिक्योरिटी का जो है पैसा मिलता रहे, उसी तरफ बढ़ेंगे। और यही आवश्यकता थी। आप जो बिल लेकर आए हैं, भारत सरकार उसको कितना मदद कर सकती है? मैं आपको कह रहा हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार, उसका बजट कितना है? 125 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, और यदि सारे राज्यों के और सारे लोगों के यदि बजट को यदि मिला लें तो इतना पैसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा के तौर पर कहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन देना है तुमको, 200 रुपया ले लो। 200 रुपया भारत सरकार देती है, 200 रुपया राज्य सरकार देती है। विधवा पेंशन का बात है, वही काम करते हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 8,000 10,000, यदि उसको अपना जिंदगी अच्छा से जीना है, 8,000 10,000 रुपये की तरफ जाना है। और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, वो उसी के तरफ बढ़ रहा है। और भारत सरकार जब तक ये काम नहीं करेगी तब तक जो है हम इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि टारगेट पॉलिसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस। इसके लिए शायद प्रेमचंद्रन साहब जो है थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। वो चीजें खत्म हो गई कि बैंक में आप पैसा जमा करिए और बैंक आपको जो है इंटरेस्ट देगा। यदि मान लीजिए कि इस देश में आपको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, और फिर मैं सभापति महोदय आप ही की तरफ आऊंगा कि जब आप वित्त मंत्री थे, उस वक्त हमने जब इस इकोनॉमी को छोड़ा था, जब हमारी सरकार जो है 2004 में जा रही थी, तो उस वक्त का जो इकोनॉमिक सर्वे तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने इसी पार्लियामेंट में पेश किया था, 2004 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसने कहा कि भारत सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक रोबोस्ट इकोनॉमी जो है हमको छोड़ा है। और उस वक्त जो जीडीपी ग्रोथ था वो लगभग 8.1% था। 8% पर हम छोड़ के गए। ये जब छोड़ के गए सर, वो 4.5% के आसपास था। और कल भी मैंने चर्चा में जो है जीडीपी ग्रोथ की बात की। आखिर क्या कारण था? आखिर क्या कारण था कि जो Thank you, Nishikant Dubey ji, in supporting this resolution. You may kindly see this resolution. We have started the discussion from December 2015. And it is a very important resolution as far as the lakhs and lakhs of workers are concerned. And Honorable Chairman is also well aware from the trade union front. And today also lakhs of people are watching the Lok Sabha television channel also. What would be the fate of this resolution? So, and kindly say, sir, my point is I would like to appreciate the government's efforts. During the course of this discussion, this resolution, 2 years annual wastage has been given by the government, and we are thankful to the government for having given the benefit of 2 years of wastage. And also yesterday and day before yesterday, so many news items have come in the newspapers regarding another very important issue, which is also a part and parcel of this resolution. That is, those who have opted the pension on the actual salary, those who could not opted the pension in the actual salary, those who have gone to the court, everybody individual going to the court will be getting the benefit that you can pay the arrears. After paying the arrears, you are entitled for the full pension according to in proportion to the salary. So many court verdicts have come from Kerala also, so many in Milma, KMML, so many writ petitions have been filed. And finally the Supreme Court has directed. Yes, I will conclude. This is only yielding. He is yielding, and it's a very important point, and the country wants to know also what is the decision of the government regarding this point also. And the Supreme Court has directed the government of India to see that instead of going for individual cases, let a general order may come. I believe that day before yesterday, such an order has already been issued by the government of India. I am thankful to the government for it also. I would like to seek a clarification if the Honorable Minister could intervene and clarify my doubt with the permission of Nishikant Dubey. If it comes to the domain of the public, definitely it will be well and good. To my knowledge, today also the Chief Provident Fund Commissioner also, the PF Commissioner also, PF office is also issuing an order because it is affecting lakhs of workers. That will be beneficial to the workers. If you could kindly put light on this issue, it is well and good if the Honorable Minister would intervene. Definitely.
If the honorable minister would intervene, I will be thankful. Definitely he will clarify all those things at the end of this. No, sir, it's only a clarification. It's only a clarification I'm seeking. Sir, the honorable minister. Let him. Okay, Yeah. he's prepared. Okay. Yes. As Honorable Senior Member Sri Premachandran ji has raised this issue, and government is also well aware. And regarding this pension, who remitted the contribution to EPFO on full salary, above statutory ceiling, now they will get pension on full salary, even if they did not give option before 2006, number one. And number two, this order will be immediately, today itself, we will issue the orders, and now all our EPFO pensioners, they can avail the benefits. Yeah, very good. Okay, Nishikant. Okay. चेयरमैन सर, Please. चेयरमैन सर, हाँ, He is satisfied. कुछ बोलेंगे? No. चेयरमैन सर, मिस्टर प्रेमचंद्रन जिस तरफ बैठते हैं उस तरफ वो उंगली उठाते नहीं। उनकी समस्या ये है, मैं यदि इस उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं तो इसी पार्लियामेंट में सर, इसी पार्लियामेंट में मेरा बिल डिस्कस हो चुका है इसी पेंशन पर, और ये 3000 की बात कर रहे हैं। मेरा जो बिल था वो 5000 के लिए था सर, और जब यह बिल डिस्कस हो रहा था तो माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए सर, कि जिस आदमी को पेंशन 20 रुपया मिलता था, 25 रुपया मिलता था, 50 रुपया मिलता था, उसको उन्होंने 1000 कर दिया कि कम से कम पेंशन 1000 रुपया मिलेगा। ओआरओपी का मामला आपको पता है सर, जो ओआरओपी के लिए प्रत्येक साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो है देना पड़ रहा है भारत सरकार को। तो पेंशन के तौर पर जो फार रीचिंग और बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया, उसके लिए प्रेमचंद्र साहब धन्यवाद नहीं देके मंत्री जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ये समझिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम टारगेट पॉइंट पर दूसरे जगह जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि हम बताएंगे। ये मैं आपको बताऊं कि 28 फरवरी 2001 का भाषण है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी इसी सदन में, उस वक्त प्रहलाद सिंह पटेल साहब जो है वो खुद मंत्री थे और आप भी मंत्री थे सर। क्या कहा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन लायबिलिटी हैज रीच्ड अनसस्टेनेबल प्रोपोर्शन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इट हैज रीजन, आप थे मंत्री, इट हैज रीजन फ्रॉम about 0.5% in 93-94 to 1% in 2000-2001. As such, it is envisaged that those who enter central government services after October 1, 2001 would receive pension through a new pension program based on defined contribution in order to review the existing pension system and to provide a roadmap for the next steps to be taken by the central government. I propose to constitute a high-level expert committee which would give its recommendation within 3 months. वहां से शुरुआत हुई सर, उसके पहले तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। किस तरह से, मैंने आपको बताया कि 80-81 से पूरे दुनिया में एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, यूएसए, यूके, यूरोप, जापान, सिंगापुर सब अपने नागरिकों के लिए पेंशन के बारे में सोचते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होगा। हमारे यहां कोई सोच ही नहीं सर। और इतने पर ही नहीं रुके, मतलब माननीय वाजपेयी जी की सरकार में कितना बड़ा काम हुआ। उन्होंने कहा सर, जसवंत सिंह का ये बजट का स्पीच मैं फरवरी 2003 का 28 फरवरी 2003 का स्पीच दिखा रहा हूं सर। माय प्रेडेसेसर्स इन ऑफिस हैड इन 2001 announced a roadmap for a restructured pension scheme for a new central government employees and a scheme for the general public. This scheme is now ready. It will apply only to new entrants to government service except to the armed forces, and upon finalization offer a basket of pension choices. It will also be available on a voluntary basis to all employees for their employees as well as to the self-employed. This new pension system, when introduced, will be based on defined contribution shared equally in the case of government employees, between the government and the employees,
there will of course be no contribution from the government in respect of individual who are not government employees. The new pension scheme will be portable, allowing transfer of the benefits in case of changes of employment, and will go into individual pension accounts with pension funds. The Ministry of Finance will oversee and supervise the pension fund through a new and independent pension fund regulatory and development authority. किसने सोचा और किसने किया इन चीजों को? दुबे जी, और कितना समय? आधा घंटा तो हुआ और 5-7 मिनट सर, और क्या है? ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने इतना सोचा। मैंने अभी आपको बता दिया कि ओआरओपी में हमने क्या किया, अभी हमने बता दिया कि मिनिमम पेंशन के लिए क्या किया। मैं जो बात कह रहा था सर कि टारगेट जो है, टारगेट पॉलिसी डिवार्ड्स इंक्रीजिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस, ये जो पेंशन है सर, इसमें जिस तरह से कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस प्राइवेटाइज हो गया सर, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और यहां सारे लोग पहले एक चीज था कि एलआईसी की पॉलिसी लेते थे, और एलआईसी वाले जिस तरह का आपको पॉलिसी देते थे उस हिसाब से आप काम करते थे। बाद में आपको पता है कि इंश्योरेंस में जो है एक बड़ा काम किया, और फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ कि आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर भी खुला। उस वक्त जो 100% इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का रोल था, आज आप समझिए कि वो 70% पर आ गया, 30% अब प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। वो अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं सर, वो अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, तो जनता को इससे फायदा हो रहा है कि हम 1 लाख रुपया देंगे तो किस इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमको 20 साल के बाद क्या पैसा मिलेगा, 25 साल के बाद क्या पैसा मिलेगा, 30 साल के बाद क्या पैसा मिलेगा। आज जो है इसी तरह के पेंशन स्कीम में जो पैसा देते हैं सर, उनको जब तक कि हम खुली छूट नहीं दे देंगे, और इसके लिए भारत सरकार जो है बहुत सोच भी रही है, और उसने एक सर्टेन परसेंटेज दे दिया है कि ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में जाएगा, कुछ प्राइवेट में जाएगा, कोई आप समझिए शेयर मार्केट में जाएगा। और यहाँ जयंत सिन्हा साहब बैठे हैं, उन्हीं के समय जो है ये बहुत बड़ा जो है लेजिस्लेशन वो लेकर भी आए, वो जब इंश्योरेंस के लिए लेकर आए, और चूंकि पेंशन को उन्होंने इंश्योरेंस के साथ जोड़ा है, हमारी सरकार ने जो किया है कि जो इंश्योरेंस में जो चीजें लागू होंगी वही पेंशन में लागू होंगी, चाहे एफडीआई का सवाल हो, चाहे किसी और चीजों का सवाल हो। तो ये इन्वेस्टर, इसके लिए एक बड़े सेटअप की आवश्यकता है, और खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो रोल है, इस पार्लियामेंट का जो रोल है उसको बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब तक कि पूरे देश को ये बता पाने में सक्षम नहीं होंगे कि आपका यही है, सरकार जो है हमेशा इस तरह के सोशल सिक्योरिटी को लागू नहीं कर सकती है। इसमें जब तक कि पब्लिक के कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक उसमें अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक ये चीजें नहीं बढ़ेंगी। वो चीज जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं होगा। तो मेरा ये आग्रह है सर, और खासकर आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसके लिए उनको जगह जगह कैंप लगाने की आवश्यकता है, पंचायत से लेकर सभी जगह कैंप लगाने की आवश्यकता है कि इस पेंशन की क्या आवश्यकता है, पेंशन फंड की क्या आवश्यकता है। उसके लिए अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और उसके बाद ही ये लागू होगा। इसके बाद जो है डेवलपिंग एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज भी जो चीजें हैं सर कि हम कुछ भी चीजें ले जाते हैं, जैसे कांग्रेस ने बहुत अच्छा कहते हैं वेज बिल आ गया, चीजें आ गया, मनरेगा जो है उन्होंने लागू कर दिया सर, बड़े खुश होते हैं, मनरेगा से बड़ा रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ आप संजोग से खड़गे साहब आ गए हैं, मैं कुछ बोलूंगा तो तुरंत वो उठ जाएंगे और डांटना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम लोग सभी दिशा कमेटी के जो है चेयरमैन भी हैं, क्या उसमें करप्शन नहीं है? सभी उसमें चेयरमैन है, दिशा कमेटी के चेयरमैन है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है। अच्छा, हम लोग चेयरमैन है, मैं 2 जगह का चेयरमैन हूं, तो इसलिए मैं चेयरमैन के नाते बता रहा हूं। वही दिशा की बात कर रहा हूं सर। दिशा कमेटी में अब मनरेगा है सर, मनरेगा में क्यों इतना करप्शन है? मिट्टी का काम है, मिट्टी का काम बार बार होगा, तो आप ये समझिए कि एक गांव में, एक पंचायत में कितना मिट्टी का काम हो सकता है सर। वो उस तरह की कहानी है कि एक राजा था जिसको कि किसी को रोजगार देना था, तो एक दीवार जो है बनाता था और फिर उस दीवार को जो है तुरंत तोड़ देता था सर, जिससे कि फिर उसको लेबर का काम हो जाए। तो जो पूरे देश भर के हालात हैं और माहौल हैं कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बढ़ रहे हैं,
उसके लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा ना कि पंचायत लेवल तक आपको अवेयरनेस ले जाने की आवश्यकता है। अवेयरनेस में उनको बताने की आवश्यकता है कि हम आपका ये काम करेंगे, आप इतना पैसा दो, और उस हिसाब से हम आपको फ्यूचर में 60 साल के बाद आपको अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़े, अपने परिवार पर निर्भर नहीं होना पड़े। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बात जो है अभी यूके में चल रही है सर, कि 60 साल के बाद जो एक पेंशन का स्कीम चल रहा है, मुझे चूंकि प्रत्येक साल जाने का मौका मिलता है, तो मैंने देखा कि हाल फिलहाल में 8-10 साल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि कई एक बच्चे जो है अपने माँ बाप के पास रहते हैं। तो मैंने एक बार पूछा कि क्या ऐसा कारण है, क्या से 8-10 साल पहले जो है आप अपने माँ बाप के पास नहीं रहते थे, अब रह रहे हो? तो कारण यह है कि जो युवा है वो बेरोजगार हो रहा है सर, वहां युवा बेरोजगार हो रहा है, और सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर के माँ बाप हैं, उनको पेंशन मिल रहा है। तो वो पेंशन के सहारे अपने माँ बाप को, मतलब खाने पीने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वो फिर से ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं और अपने माँ बाप के पास आ रहे हैं। तो इस तरह से हम उनको यदि जिंदगी देना चाहते हैं तो वो एक रास्ता है सर जिसमें कि हम ये करेंगे। और इसके बाद जो अंत है सर, कि जो टैक्सेशन है, जो टैक्स है, जैसे कल बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई सर टैक्सेशन पर, कि डायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या परसेंटेज है। डायरेक्ट टैक्स भारत में और कम होना चाहिए, खासकर पेंशन स्कीम में जो है उस तरह के टैक्सेशन के बारे में भारत सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स यदि कम नहीं होगा तो हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ जो है नहीं बढ़ पाएंगे, और नहीं यदि बढ़ पाएंगे तो फिर जो हमारा टारगेट है कि 60 साल के बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो जो भूखा नंगा नहीं सो पाए, जो आराम से ये हो जाए, उसके लिए जो है टैक्सेशन पॉलिसी में भारत सरकार को एक बड़े चेंजेज की आवश्यकता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम क्या कहें, क्या कर सकते हैं सर। मैं केवल अंत में सर, सभापति महोदय, लगता है कि बहुत लोगों को बात करना है और ये करना है, मैं केवल अंत में इतनी ही बातें कहूंगा कि हाथों की लकीरों पर ना जा गालिब, हाथों की लकीरों पर ना जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो जो बूढ़े हैं उनको भी जिंदगी जीने का अधिकार है, उनके लिए भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।